हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के जून 2019 के पेपर को एनालिसिस करेंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 20 तक एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन को हमने पेंडिंग छोड़ा था आपके लिए, उसका आंसर देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में और बिल्कुल सही आंसर उन्होंने दिया है। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर था सेकंड, मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिक होते हैं। जो भी अस्तित्ववाद है या अस्तित्ववादी हैं, उनका यही मानना है कि वो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। जो भी चीज़ें इस संसार में हैं वो व्यक्ति के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं। उसी को उसका उपयोग करना चाहिए, व्यक्ति को। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने पेपर एनालिसिस की तरफ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इन डेवलपिंग 7 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस गार्डनर मेड सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, आइडेंटिफाई सच ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बेलो। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस थ्योरी से रिलेटेड। इस थ्योरी में गार्डनर ने 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को बताया था। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था उस थ्योरी में, वो यहाँ पर आपको बताना है उन बातों को। इंटेलिजेंस इज़ नॉट एंटायरली जेनेटिक, यानी कि जो बुद्धिमत्ता है वो पूर्ण रूप से अनुवांशिक नहीं होती है। ठीक है, ये सही है। और इसमें जो सी ऑप्शन है वो देखिएगा, सी स्टेटमेंट, इंटेलिजेंस इज़ नॉट फिक्स्ड एट बर्थ, ये जन्म से ही फिक्स नहीं होती है। और जो ई है वो भी इसमें करेक्ट है। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, इंटेलिजेंस को नर्चर किया जा सकता है और उसे ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर ठीक है, बाकी के बी और डी गलत हैं। तो आंसर आपका कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन सेकंड, ए, सी एंड ई, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग। यहाँ पर असर्शन है, टीचर एजुकेशन करिकुलम हैज़ टू गिव इनफ स्कोप टू लर्नर्स फॉर डेवलपिंग देयर ओन लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो जो लर्नर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग, इन दोनों को डेवलप करने के लिए टीचर एजुकेशन करिकुलम को उन्हें एक अच्छा खासा स्कोप देने की ज़रूरत है। क्यों? इसका रीज़न क्या दे रखा है कि जो लर्नर्स हैं उनकी आजकल की नीड क्या है कि उन्हें फ्रीडम दी जाए, किस चीज़ के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब बच्चों को इन तीनों के लिए फ्रीडम दी जाएगी तभी उनकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये दोनों डेवलप हो सकती हैं। सो यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं और इनकी जो आर है यानी कि रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है करेक्टली। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्लेक्टिव जर्नल इन टीचर एजुकेशन इज सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है रेफ्लेक्टिव जर्नल का टीचर एजुकेशन में, ये किस आइडिया पर आधारित माना गया है? इसका आंसर है सेकंड, प्रोवाइडिंग मोर रिफ्लेक्टिव स्पेस फॉर क्वालिटी लर्निंग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वालिटी लर्निंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टिव स्पेस प्रोवाइड कराना, यही रिफ्लेक्टिव जर्नल का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ स्कूल सेटअप एम्फेसिस इज लेड ऑन गिविंग अ मैसेज दैट टीचर अलोन इज द नॉलेज रिसोर्स, दिस इज कॉल्ड। एक स्कूल सेटअप में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पर किया जा रहा है? ये मैसेज देने पर कि टीचर अकेला ही नॉलेज रिसोर्स है, यानी कि नॉलेज प्रदान करने वाला केवल कौन है? टीचर है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचर डायरेक्टेड करिकुलम होना चाहिए, लेकिन जो एनटीए की आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हिडन करिकुलम को आंसर उसमें मेंशन किया था। लेकिन हिडन करिकुलम हम उसे कहते हैं, मान लीजिए हमने जो करिकुलम बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे में जो चीज़ें डेवलप करना चाह रहे हैं उनसे अदर बच्चे में कुछ डेवलप हो रहा है जिसको हमने करिकुलम में मेंशन नहीं किया है या हमने उसके बारे में सोचा तक नहीं है, वो भी चीज़ें बच्चे में डेवलप हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? हिडन करिकुलम हम उसको कहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम थर्ड ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई दोज विच आर रेलिवेंट फॉर द थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस। सो फ्रेंड्स, यहाँ रैशनल चॉइस का अर्थ है तर्क संगत चयन, यानी कि
जिन चीज़ को हम तार्किक रूप से चयन करते हैं उस थ्योरी पर आधारित, यानी कि उस थ्योरी से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट है एग्रीगेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि सामाजिक व्यवहार का एकत्रीकरण। हाँ, ये भी हम बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि हम तार्किक तरीके से ही सोशल बिहेवियर का एकत्रीकरण करते हैं किसी भी स्टडी के लिए या किसी भी काम के लिए। सेकंड है रैंडम बिहेवियर, ये गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि जो भी रैंडम बिहेवियर होता है वो लॉजिकली नहीं होता है। हम उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते, उसको चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि अगले ही पल कौन सा बिहेवियर हो जाए, क्योंकि वो रैंडम है, अचानक से जो भी होता है उसे हम रैंडम बोलते हैं। थर्ड है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, ये भी हम तर्कसंगत तरीके से चूज़ करते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर, तो इसको भी तार्किक रूप से प्रेडिक्ट किया जाता है बिहेवियर को, क्योंकि जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं वो किस लिए बनी हुई हैं, बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए ही बनी हुई हैं कि बच्चे का या किसी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर एक व्यक्ति करता है, ये बताती है लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, तो वो भी कैसी होती है, लॉजिकल होती हैं, लॉजिक पर आधारित होती हैं। नंबर 5 है स्टडी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, ये भी हम बिल्कुल तार्किक तरीके से स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टडी का नाम आ रहा है, तो ये भी कैसा होगा, रैशनल चॉइस पर आधारित होगा। नेक्स्ट है बिहेवियर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन, बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो होती हैं किससे रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशंस जो होती हैं उनका वो सही भी हो सकती है और गलत भी, वो तर्क जरूरी नहीं है कि वो तर्क से ही रिलेटेड हों। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। सो राइट आंसर कौन सा होगा, ए, सी, डी एंड ई। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए, सी, डी एंड ई, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बेलो। QCI के ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। सो देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। टू लीड नेशनल वाइड क्वालिटी मूवमेंट थ्रू नेशनल क्वालिटी कंपेरिजन, ये बिल्कुल राइट है, यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और जो यहाँ पर थर्ड है सी ऑप्शन, ये भी राइट है। टू डेवलप कैपेसिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा डी स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। टू डेवलप एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, और इसके अलावा एफ यहाँ पर करेक्ट होगा। टू बिल्ड कैपेसिटीज़ इन द एरिया ऑफ रेगुलेशन, कन्फर्मिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिशन। सो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप, और नेट से एक बार ज़रूर सर्च कर लीजिएगा कि इनके और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, QCI किसे कहा जाता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब आप पढ़ करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा A, C, D एंड F। देखिएगा A, C, D एंड F, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है A teacher organizes and reorganizes the presentation in a discussion session being conducted by her or him. This will be placed at which stage of the teaching act? So यहाँ पर जो प्री एक्टिव प्रेजेंटेशन है और प्री एक्टिव प्लानिंग है, ये दोनों स्टेजेस आएंगी जो क्लासरूम में जाने से पहले जो भी प्रिपरेशन होती है उसको हम कहते हैं प्री एक्टिव। ठीक है, चाहे वो प्री एक्टिव प्रेजेंटेशन हो या फिर प्री एक्टिव प्लानिंग हो, तो ये दोनों स्टेजेस आएंगी प्री एक्टिव में। और इसके बाद आती है इंटरैक्टिव स्टेज, जब हम क्लासरूम में एंटर कर जाते हैं उसके बाद बच्चों के और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं इंटरैक्टिव स्टेज, यानी कि जो पूरी टीचिंग प्रोसेस है वो इंटरैक्टिव में आती है। उसके बाद आती है पोस्ट एक्टिव स्टेज, ये थर्ड स्टेज है टीचिंग की, जब टीचर क्लासरूम से बाहर आ जाता है, उसके बाद जो भी वर्क वो टीचिंग से रिलेटेड करता है वो सारे कहलाते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस होती हैं टीचिंग की। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक टीचर ने एक डिस्कशन सेशन को कंडक्ट किया है, उसमें वो एक प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज करता है और फिर दोबारा से उसे रीऑर्गेनाइज करता है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, किस स्टेज के अंतर्गत इसे हम रखेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन सेशन के दौरान ही उसने ऑर्गेनाइज किया है प्रेजेंटेशन को, तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन चल रही है, यानी कि इंटरैक्टिव स्टेज चल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द बेसिस फॉर सेल्फ इवेल्युएशन फॉर अ स्टूडेंट टीचर। इन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स एक टीचर
स्टूडेंट टीचर के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए एक बेस उसे प्रदान करेंगे, वो यहाँ पर आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला ऑप्शन है ये भी एक स्टूडेंट टीचर के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए उसको एक बेस उसका बनाएगा, ठीक है। और सेकंड है सेटिस्फैक्शन ऑफ पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ये गलत है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनका सेटिस्फैक्शन यानी कि बच्चों को लेकर के उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। कोई पेरेंट्स बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं और कोई कुछ, तो इसके आधार पर बच्चा कभी भी अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर सकता, ठीक है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, टेस्ट में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है ये भी उसको सेल्फ इवैल्यूएशन में काम आएगा। स्टूडेंट टीचर प्रिपरेशन अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, सॉरी परसेप्शन, यानी कि स्टूडेंट टीचर का खुद के प्रति क्या उसका परसेप्शन है, उसका प्रत्यक्षीकरण है, वो भी उसको एक सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए बेस प्रदान करेगा। पीयर ग्रुप फीडबैक, यानी कि उसके संगी साथी संगी जो हैं उनका फीडबैक क्या उसे सेल्फ इवैल्यूएशन प्रदान करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये यहाँ पर गलत होगा। फीडबैक फ्रॉम मेंटर, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन कौन से होंगे? ए, सी एंड डी। सो देखते हैं किस ऑप्शन में है ए, सी एंड डी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटी इन्हेंसमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है? वो है थर्ड, एम्फेसिस ऑन इंटर्नशिप सेशन विद इन बिल्ड फीडबैक, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने अगर बीएड किया है तो आपको पता होगा इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है, सॉरी इंटर्नशिप सेशंस जो होते हैं, जिसमें एक टीचर स्टूडेंट टीचर जो होता है स्कूलों में जाकर लाइव बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि प्रैक्टिकली अपनी एबिलिटी को वो नापता है, वहाँ पर चेक करता है। तो ये टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, या कह सकते हैं डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। इसके अलावा बाकी जो 3 है वो इतने रिलेटेड नहीं है। सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम। मॉडल ऑफ करिकुलम को पढ़ के जाइएगा, उनमें से एक ही है CIPP मॉडल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव मोड्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो CIPP मॉडल के अकॉर्डिंग उसमें मॉडल में इंटरैक्टिव मोड्स ऑफ रिलेशनशिप पर बेस्ड कौन सा है इन चारों में से, वो आपको बताना है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है करिकुलम से रिलेटेड, तो इसको आप अगर आपने CIPP नहीं पढ़ा है तो भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंटरैक्टिव मोड्स आ रहा है, आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में आएगा ये। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, जब टीचिंग की प्रोसेस होती है तभी तो हम इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया यही बात। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो भी स्टार्टिंग में आता है, इनपुट भी स्टार्टिंग में है, और प्रोडक्ट जो लास्ट में फाइनली निकल के आता है। लेकिन जो प्रोसेस होती है उसी दौरान हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं बच्चों से, ठीक है। तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, Which of the following is to be placed at the peak of the curriculum triangle while effecting a change? सो करिकुलम ट्रायंगल में हम सबसे ऊपर रखते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, और उसके बाद इस कॉर्नर पर हम उसमें रखते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को, ठीक है। और यहाँ पर इस कॉर्नर पर रखते हैं इवैल्यूएशन प्रोसीजर को या फिर बिहेवियर चेंजेस को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा इस ट्रायंगल को। सो यहाँ पर पीक पर किसे रखा गया है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बेलो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। सो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या हैं वो आपने यहाँ पर बताने हैं। इसमें ए देखिए, ए है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ये भी स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, दिस इज द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा, ये भी इसी का स्टेप है। और फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन, ये भी। और वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, ये सभी पांचों के पांचों स्टेप्स हैं किसके, साइंटिफिक मेथड के। सो आपका आंसर होगा A, D, E, G और H। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन विल ले स्ट्रेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स। इन वर्ड्स में से, इन एक्शन वर्ड्स में से किन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, किसमें, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम किस पर एम्फेस करते हैं,
एक्सप्लोर, इंक्वायर एंड इंटरप्रेट। याद रखिएगा, एक्सप्लोर, इंक्वायर एंड इंटरप्रेट, इन तीनों पर जोर देते हैं, तो आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप दे रखी हैं। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसे पढ़कर जाएं जरूर। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहली लीडरशिप दे रखी है एम्पावरिज्ड लीडरशिप। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो लीडरशिप है ये कैसी है, एक लेज़ी अप्रोच है। इसमें कम से कम कंसर्न किया जाता है किसको, वर्कर्स को, और जो उसका टास्क उन्हें दिया जाता है उनको सबसे कम कंसर्न किया जाता है, और लेज़ी टाइप की एक अप्रोच ये मानी जाती है, ठीक है। तो इसको हम मैच करेंगे थर्ड से। उसके बाद आती है कंट्री क्लब लीडरशिप। कंट्री क्लब लीडरशिप, इसको हम मैच करेंगे फोर्थ से। फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सेफ कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ इसका आंसर होगा। उसके बाद आता है टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। इसमें सिर्फ और सिर्फ टास्क दिया जाता है और उसी को वर्कर्स को कंप्लीट करना होता है। ये एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, तो इसे हम मैच करेंगे फर्स्ट से। ऑटोक्रेटिक, वर्कर्स हैव टू कंप्लीट द टास्क, नथिंग एल्स, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना होता। इसके बाद फोर्थ है टीम लीडरशिप। टीम लीडरशिप में जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी इन्वॉल्व होते हैं, डिसीजन मिलजुल कर वे लोग लेते हैं। तो इसमें हम कौन सा आंसर लगाएंगे, नंबर 5। स्टाफ वर्कर्स क्लोजली इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड फील वैल्यूड, यानी कि डिसीजन मेकिंग में सभी इन्वॉल्व होते हैं, स्टाफ भी, पूरा का पूरा स्टाफ और जितने भी वर्कर्स होते हैं सभी, और साथ में वे कैसा महसूस करते हैं, वैल्यूएबल महसूस करते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। इसके बाद लास्ट आता है मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप। तो इसको मैच करेंगे सेकंड से। कॉम्प्रोमाइजेज मेड टू अचीव एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, यानी कि जैसे हम परफॉर्मेंस चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, किसके अंतर्गत, मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का फिफ्थ और ई का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following statement represents the theory given by एल्टन मायो? एल्टन मायो ने थ्योरी दी थी मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने इसमें बताया था, उनकी जो ये थ्योरी है वो ये कहती है कि एम्प्लॉयज़ को हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल फैक्टर के द्वारा मोटिवेट कर सकते हैं, बजाय किसी रिवॉर्ड के या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर के बजाय हम किसके द्वारा वो लोग मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉयज़, रिलेशनल फैक्टर के द्वारा। सो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन थर्ड है, इनहेंस रिलेशनशिप विथ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो रिलेशन है पीपल्स के साथ उसको इन्हेंस करना पड़ेगा, किसके लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कहती है एल्टन मायो की थ्योरी। सो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरिक फीचर्स कैन बी एसोसिएटेड विद द अप्रोच ऑफ जॉर्गन हैबरमास। जॉर्गन हैबरमास एक सोशलिस्ट थे और साथ ही साथ एक फिलोसोफर भी थे। तो उनके अप्रोच से जुड़े हुए जितने भी फीचर्स हैं वो हैं इमेंसिपेटरी रिफ्लेक्शन, मोड्स ऑफ डिस्कवरिंग नॉलेज एंड हाइपोथेटिकल डिडक्शन, बी, सी एंड ई। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़े हैं, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इस टाइप से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट, ये दोनों ही एक मतलब पर्सनलाइज्ड चीज़ों को ये इंडिकेट कर रहे हैं। एथिकल और मॉरल कंसर्न ये भी पर्सनलाइज्ड होते हैं, और यहाँ पर पर्सनलाइज्ड अप्रोच ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। बाकी के जो तीनों हैं ये तीनों मतलब पर्सनलाइज्ड चीज़ों को इंडिकेट नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से इनको छांट सकते हैं, अलग करके निकाल सकते हैं जो इसका आंसर होगा। सो यहाँ पर कौन कौन सा आंसर होंगे, बी, सी और ई। देखते हैं किस ऑप्शन में आ रहे हैं, बी, सी एंड ई। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ डिजिटल कल्चर। डिजिटल कल्चर के मीनिंग को सबसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कौन सा स्टेटमेंट करता है वो आपने यहाँ पर बताना है। फ्रेंड्स, द वे पीपल लिव, वर्क, प्ले एंड लर्न विद ICT, ये इसके डिजिटल कल्चर के मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। क्योंकि आजकल ICT का यूज़ हर चीज़ में हो रहा है, लोग जी रहे हैं तो भी ICT का यूज़ कर रहे हैं, काम करने में भी, खेलने में भी ICT का यूज़ हो रहा है और लर्न करने में भी, सब चीज़ों में ICT का आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो ICT का जो स्कोप है बहुत ही ज़्यादा वाइड है, तो इस वजह से यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ मॉड्यूल।
सो मॉड्यूल किसे कहते हैं? मॉड्यूल वी कैन से इट्स अ यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर और मे बी इट अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। सपोज़ हमने कोई गेम बिल्ड किया है, उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे गेम के, वो उन सभी के लिए अलग अलग मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें ड्राइंग दिखाई देती है गेम की स्क्रीन पर, सो वो उसके लिए एक अलग मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है, और गेम का जो लॉजिक होता है उसके लिए अलग मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से जितने भी मॉड्यूल होते हैं सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इन मॉड्यूल्स के एसेंशियल फीचर्स हमें बताने हैं। सो इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ लर्निंग इससे होती है, सेल्फ इवेलुएशन किया जा सकता है, एंड सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। सो ए, सी, डी एंड एफ आर द राइट आंसर। ए, सी, डी एंड एफ। सो राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डायनामिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वंस पर्सनैलिटी। किसी की पर्सनैलिटी के कैरेक्टर और नेचर को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डायनामिक्स, यानी कि व्यक्तित्व गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो फ्रेंड्स, ए पॉइंट है इसमें, ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट अक्योर रैंडमली। ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे होता है और एक गतिशीलता के साथ होता है। ठीक है, ये इसका सही है, इसमें आएगा। और उसके बाद डी, मैंस बिहेवियर इज़ कंडीशन बाय हिज इंडिविजुअल रेशियल हिस्ट्री एंड एस्पिरेशंस। मैन का बिहेवियर जो है वो किससे कंडीशन होता है? उसके व्यक्तिक यानी कि इंडिविजुअल रेशियल हिस्ट्री और उसके एस्पिरेशंस के द्वारा, आकांक्षाओं के द्वारा। और ई है, इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन क्रिएटिव सेल्फ ऑफ अ पर्सन गिव्स मीनिंग टू लाइफ। किसी भी पर्सनैलिटी के फॉर्मेशन में बनने में उसके खुद का, व्यक्ति का खुद का जो सृजनात्मक उसका स्वयं है, सेल्फ है, वो उसके लाइफ को एक अर्थ प्रदान करता है। सो यहाँ पर ए, डी एंड ई फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यचर्या में परिवर्तन को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो करिकुलम चेंज को इफ़ेक्ट करेगा? सो फ्रेंड्स, ये आपको हिंदी में इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम में जिस फॉर्म में, यानी कि इंग्लिश या हिंदी में से जिस भी फॉर्म में हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, उसका आंसर टिक करते हैं, उसी फॉर्म में हमें वो बाद में पीडीएफ के रूप में मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कुछ हिंदी में होंगे, कुछ इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, देखिए ए है, ए पॉइंट में दिया हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। हाँ, ये चीज़ें करिकुलम चेंजेस को इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि जैसा हमारा समाज होता है, हमारी संस्कृति होती है, उसी के अनुसार हमें अपना करिकुलम को डिसाइड करना होता है, उसमें चेंजेस करने होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, राष्ट्र की जो भी प्राथमिकताएं हैं, हमारे नेशन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें करिकुलम में रखनी होती हैं। इसके अलावा हितधारकों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, हितधारक उन्हें कहा गया है जिनके लिए ये करिकुलम बनाया गया है, इस करिकुलम से जिन्हें लाभ होगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इस करिकुलम को पढ़ रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं और उनकी आकांक्षाएं करिकुलम चेंज को इफ़ेक्ट करती हैं। सो ए, सी एंड ई, दिस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शंस में देखते हैं, ए, सी एंड ई, सेकंड इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।